दोस्तों नमस्कार। चीन ने पूरी दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग में परेशान कर रखा है। आज दुनिया में कहीं चले जाइए, आपको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो भी दिखते हैं वो ज्यादातर चीन के बने हुए। और अगर अब चीन की नई रणनीति अगर आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि आने वाले समय में किस तरह से चीन ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में दुनिया में अपनी धाक जमाने का फैसला कर लिया। और ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बगैर आज की बाजार में सर्वाइवल मुश्किल है। और कारण उसका यह है कि चीन की नीति बहुत क्लियर है कि हमें पूरी दुनिया से अपने आप को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में आत्मनिर्भर होना है और वेस्टर्न वर्ल्ड से अपने आप को डिकपल करना है। डीकपल का मतलब हमें ना तो सॉफ्टवेयर चाहिए वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका से, यूरोप से और किसी और देश से, और ना ही हमें उनसे कोई हार्डवेयर चाहिए। पहला स्टेप तो उनका वो है कि आत्मनिर्भर बनिए टेक्नोलॉजी के मामले में, और दूसरा उसके बाद पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी फैला दीजिए। और बहुत सारे काम चीन ने किए हैं, जैसे जैसे वक्त आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन आज जो मुद्दा है वो ये कि बगैर कॉम्पिटेंट मैन पावर के, बगैर रिसर्च के, बगैर क्वालिफाइड लोगों के आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की लड़ाई नहीं जीत सकते। और चीन ने इस बात को समझा और फैसला ये किया कि अभी जितने कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं उसमें से 12,000 कोर्सेज आज के संदर्भ में उपयोगी नहीं है, और अगर दूसरे शब्दों में कहें कि उसकी यूटिलिटी चाइनीज इकोनॉमी को दिख नहीं रही। इस कारण बच्चों को ऐसी शिक्षा देने का कोई फायदा नहीं कि वो डिग्री लें और बेरोजगार बैठे रहें और चाइना की इंडस्ट्री को जो मैन पावर चाहिए वो ना मिले। इस सोच के आधार पर चीन ने 12,000 कोर्सेज को स्क्रैप कर दिया है। अब आप ये समझिए कि भारत में ऐसा कब हुआ था। हम आज भी वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो 1960 में, 70 में, 80 में, वही किताबें, वही टीचर, वही टीचिंग मेथड्स हम अभी तक, अगर मैं कहूं कि 19वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जबकि हम प्लान कर रहे हैं 21वीं शताब्दी की। यही कारण है कि ना हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, हमारी क्वालिटी प्रॉब्लम्स नहीं सुधर रही हैं, हमारी आत्मनिर्भरता का जो एजेंडा है वो सामने नहीं आ रहा है, मेक इन इंडिया फेल हो रहा है, और हम अंतरराष्ट्रीय बाजार पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। और यही कारण है कि एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन हमें आंख दिखाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। हम इतने मजबूर हो गए हैं क्योंकि हमारे अंदर क्षमताएं नहीं है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन हमारी बार्गेनिंग पावर आज जियोपॉलिटिक्स में सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि हमें आंतरिक क्षमता जो चाहिए वो उस रफ्तार से हम नहीं बढ़ा रहे। तो आज दोस्तों हम इसी की चर्चा करेंगे कि चीन ने जो 12,000 कोर्स स्क्रैप किए हैं या बंद किए हैं वो कौन से हैं, क्यों हैं, और भारत उनसे क्या सीखे। ये वीडियो आप सारे स्टूडेंट कम्युनिटी में जरूर फैलाइएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि बच्चों को आने वाले दिनों में क्या शिक्षा देनी और क्या शिक्षा जरूरी है। क्योंकि दुनिया अगर बदल रही है और आपने गलत क्वालिफिकेशन ले ली तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, और बाकी जो उद्योग धंधे आप चलाना चाहते हैं शायद उसके लिए आपके पास स्किल सेट भी ना हो। तो इसीलिए इस वीडियो को सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल्स, जो भी शिक्षा से संबंधित, चाहे वो टीचर हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं, सब तक ये पहुंचाइए, ताकि आप अपने जिंदगी का गलत फैसला ना कर सकें। अब सवाल इस बात का है कि चीन ने जो 12,000 कोर्सेज स्क्रैप किए हैं उसमें कारण क्या है, इस बात को समझना जरूरी है, उसकी सोच को जानना बहुत जरूरी है। इट इज स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल मूव। चाइना व्यूज यूनिवर्सिटी एज ए नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस टूल। हम यहां क्या करते हैं? क्या भारत की यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन सिस्टम हमने कभी इस नजरिए से देखा कि अगर मेरे पास क्वालिफाइड मैन पावर होगी तो मैं दुनिया से मुकाबला कर पाऊंगा? क्या हमारे पॉलिटिशियंस ने आज तक एजुकेशन को इस नजरिए से देखा?
क्या हमारे नीति आयोग ने और नीति निर्माताओं ने एजुकेशन को एज ए जियोपॉलिटिकल टूल, एज ए इकोनॉमिक टूल, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टूल और जियोपॉलिटिकल मूव की नजर से देखा? जब हमारी सोच ही नहीं है तो कार्रवाई क्या होगी? ये चीज हमें चीन से सीखनी पड़ेगी। अच्छा लगे या बुरा, अगर चीन ने कोई अच्छे काम किए हैं तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप चीन की क्यों तारीफ करते हो, ये उसमें से एक कारण है। ये आपको भी देखना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि चीन का पहला सवाल ये आता है घूम फिर के, आर यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स फॉर यस्टरडेज इकोनॉमी और टुमारोज इकोनॉमी? हम बीते हुए कल की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले कल की? आप भारत के शिक्षण संस्थाओं और एजुकेशन सिस्टम को उठा के देख लीजिए। क्या भारत के अंदर हम रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं? क्या हम क्वांटम इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं? क्या हम रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं? एआई पढ़ा रहे हैं स्कूलों में? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? अगर नहीं तो हम इतिहास पढ़ा और बदलती दुनिया में आपको आने वाले दिनों की चिंता करनी। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप ये सवाल भारत सरकार से पूछिए, और यही बात अगर आप देखें चीन ने ऐसा क्यों किया, वो वही परिस्थितियां हैं जो हम भारत में चर्चा करते हैं। चीन में हर साल करीब 1.25 करोड़ बच्चे कॉलेज में डिग्री लेते हैं। 1.25 करोड़। भारत में इतना ही होगा? कम तो होंगे नहीं। हम भी करीब 100 मतलब करोड़ 2 करोड़ के बीच में कोई ना कोई डिग्रियां बांटते होंगे हर साल। इसी समय इंडस्ट्रीज क्या बोलती हैं? हमारे पास लोग नहीं है। आप कॉन्फ्रेंस में जाइए, सेमिनार में जाइए, इंडस्ट्रिस्टों से मिले, वो अक्सर बोलते हैं विजय जी को अच्छा आदमी दिला दो। करोड़ों लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, आपको अच्छा आदमी नहीं मिल रहा। यही प्रॉब्लम चीन की इंडस्ट्री को हो रही थी। उन्होंने कार्रवाई करी। यूथ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन अ मेजर कंसर्न। जो कॉकरोच है भारत के, वो भी तो यही है, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ, जिनको हम कॉकरोच कह रहे हैं। तो चाइना में भी कॉकरोच बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा इलाज क्या करना है, तो उन्होंने शिक्षा नीति बदली। कंपनीज कंप्लेन दैट ग्रेजुएट पोजेसेस डिग्री बट लैक इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स। जो चाहिए वो नहीं है, डिग्री सर्टिफिकेट है। और यही कारण है कि कॉकरोचों की तादाद जो है वो बहुत बढ़ रही है। और यही चाइना के लिए भी चिंता की बात है और इंडिया के लिए भी, इसीलिए उन्होंने कार्रवाई करी। अब उन्होंने किया क्या, इसको हम जरा ध्यान से देख लेते हैं। India's education is not linked to national economic priority, hence not relevant and no focus on quality. जब हमारी शिक्षा नीति और आर्थिक नीति में कोई तालमेल ही नहीं है, तो बच्चों को हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ और बात कर रही है, मैन पावर मिल नहीं रहा, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, और फिर हम सोच के बैठे हैं कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय को इसका जवाब देना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी के बीच में क्या तालमेल है, और क्या संगठन है, कौन सी कमेटी है जो इस तालमेल को स्टैब्लिश कर रही है। इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। तो चाइना ने क्या किया? चाइना स्टार्टेड शिफ्टिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम डिग्री with weak employment outcome towards program that support national strategic objective. अगर हमें डिफेंस उद्योग बढ़ाना है तो कॉलेजेस में डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ानी पड़ेगी। अगर रोबोटिक्स में आगे जाना है तो रोबोटिक्स बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर भारत में हम एयरक्राफ्ट का इंजन नहीं बना पा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में हम एविएशन एरोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाते हैं। हवाई जहाज के इंजन के डिजाइन के ऊपर कोई पीएचडी वर्क हिंदुस्तान में होता है या नहीं? कभी आपने किसी पीएचडी स्टूडेंट को करते देखा? कौन सी यूनिवर्सिटीज में एयरक्राफ्ट इंजन के ऊपर पीएचडी हो रही है? कराएगा कौन? ना फैकल्टी है, ना लेबोरेटरी है, तो रिसर्च होगी कैसे? ये ट्रेजेडी है, और इसीलिए आज तक हम 75 साल में इंजन नहीं बना पाए। हम दूसरों पे निर्भर हैं और एयर फ्रेम्स बना बना के हम खड़े कर देते हैं। जब हवाई जहाज के इंजन आएंगे तब फिट करेंगे, तब वो उड़ेंगे, नहीं तो तब तक वो म्यूजियम की तरह पड़े हुए हैं। यही हाल हमारे सामने। अब चाइना का फोकस किस पे है? चाइना का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हर चीज में अब एआई यूज होगा। यूनिवर्सिटीज आर देयरफॉर एक्सपेंडिंग एआई रिलेटेड प्रोग्राम्स। बहुत क्लियर उन्होंने कर दिया। फिर मुद्दा आता है सेमीकंडक्टर्स।
उनको अब अमेरिका पे निर्भर नहीं है ना। ट्रंप साहब ने उनको सेमीकंडक्टर चिप ऑफर किया, कंप्यूटर चिप एडवांस वर्जन, जो एनवीडिया ने बनाया। चाइना ने कह दिया थैंक यू, नहीं चाहिए, हम खुद बना लेंगे। हमें सब स्टैंडर्ड जो बेस्ट नहीं है वो अगर नहीं दे सकते तो हमें नंबर 2 का माल नहीं चाहिए। और चाइना ने साफ कह दिया ट्रंप साहब को कि आप रखिए, थैंक यू वेरी मच। क्या भारत ऐसा कर पाएगा? क्या हमारे पास इतनी क्षमता है? ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब यह है कि चाइना रियलाइजेस दैट टेक्नोलॉजी एडिक्शन क्रिएट्स नेशनल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। हम विदेशी टेक्नोलॉजीज लेते रहेंगे तो उतना हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। इसीलिए डीकपलिंग जरूरी है। क्या भारत कर पाएगा? हम अपना एक ईमेल, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो क्रिएट नहीं कर पाए। वियतनाम के अंदर अपना एक सोशल मीडिया प्रोग्राम जो प्लेटफॉर्म है जोलो, 90% वियतनामीज वो यूज करते हैं। वहां पे व्हाट्सएप वगैरह ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। हम आज भी विदेशी टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं। हमारी जितनी सो कॉल्ड बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे मानीज हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे बाकी इंफोसिस हो, ये क्या कर पाए? कुछ कर पाए? एक बेसिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक नहीं क्रिएट कर पाए, जबकि वियतनाम में छोटी छोटी कंपनियों ने कर दिया। ये है मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस। इसको हमें समझना हो। द गोल इज टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। मेरा इस पे एक पूरा वीडियो है, मेरे चैनल पे जाइएगा, आप देखिएगा चाइनाज डीकपलिंग। डॉक्यूमेंट 79 के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो है जो मैंने बनाया था। और तब भी लोगों ने कहा था आप चाइना की क्यों तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी तक तो हम बात कर रहे थे मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग। अब चाइना आगे बढ़ रहा है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मींस रोबोटिक्स, एरोस्पेस, हाई स्पीड रेल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग। अब ये जब सब चीजें हो रही हैं, और हमारे यहाँ तो स्पीड, हाई स्पीड रेल सब विदेशी टेक्नोलॉजी से हम ला रहे हैं। बुलेट ट्रेन के लिए हमको संसाधन नहीं मिल रहे। हम कभी चाइना की तरफ जाते हैं, कभी जापान की तरफ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि बिना मैन पावर के आप कितने भी इनॉग्रेशन कर दीजिए, कितने भी फाउंडेशन डाल दीजिए, कितने भी नए एयरपोर्ट बना दीजिए, उसमें टेक्नोलॉजी तो विदेशी है। आपका क्या है? आप जितने नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उतना आयात बढ़ता है, क्योंकि आपको उनके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है तो बाहर से लानी पड़ेगी। ये हमें समझना होगा। दिस रिक्वायर्स इंजीनियर्स नॉट मियरली ग्रेजुएट। सिर्फ डिग्रियां नहीं चाहिए, काबिलियत चाहिए। ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र बनेगा। सोलर पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। टू मेंटेन लीडरशिप इट नीड्स लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। हमारे यहाँ पे कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सोलर पैनल डिजाइनिंग के कोर्स हैं, या इलेक्ट्रिकल बैटरीज के डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं? कितनी यूनिवर्सिटीज में? स्टार्टअप्स ने शुरू किया है, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही है? मैन पावर उन स्टार्टअप्स को कहां से मिलेगा? कभी इसके बारे में सोचा? चाइना का फायदा क्या है इस पूरी डेवलपमेंट से? बेटर ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट। जो बच्चे डिग्री करके आएंगे उनका टारगेट ये है कि कम से कम 1 लाख बच्चे ऐसे हों जिनको हम नई डिग्री दें, ताकि वो देश में, देश निर्माण में आगे जुड़े। हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लान है? मैंने तो डॉक्यूमेंट नहीं देखा, अगर आपके पास हो तो प्लीज शेयर करिएगा। फायदा क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिलेगा, देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। यही तो ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लान और एजुकेशन प्लान साथ साथ चलने चाहिए, ना कि अलग अलग। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज। जैसे मैंने आपको कहा, डीकपलिंग एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि हमने, चाइना ने ये देख लिया कि भैया किसी पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जब वक्त पड़ेगा तो ये सब देश धोखा देंगे। हम लोग राफेल ले रहे हैं, लेकिन राफेल वाले पासवर्ड नहीं देना चाहते। आपको जो भी हथियार अलाइन करना होगा, हमारे पास आओ। इसका मतलब आपको पहले राफेल को बताना होगा कि हम कौन सी मिसाइल जोड़ना चाहते हैं राफेल में। उसके बाद वो आपको पासवर्ड नहीं देंगे, आपको जोड़ के दे देंगे कि अब आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब भारत की कोई भी सुरक्षा नीति अगर राफेल से रिलेटेड है, आपको पहले उस कंपनी को बताना होगा। और उनको बताने का मतलब है राफेल
और उनके मित्र राष्ट्रों के पास वो जानकारी पहुंच गई। अब वो आपके खिलाफ कब और कहां इससे इस्तेमाल होगी आपको नहीं पता। ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप विदेशी संस्थाओं पर निर्भर हैं, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस आप नहीं पा सकते। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। फास्टर इनोवेशन की बात अगर करें तो उसमें भी यही बात आती है कि आपके यहाँ जो इकोसिस्टम है, इतने सारे स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। अभी जो प्रधानमंत्री साहब फ्रांस गए हैं इनोवेट इंडिया दिखाने, तो वहां तो 150 लेके गए। कहां 2 लाख, कहां 150। ये अपने आप में बताता है कि वो 150 भी कौन से हैं। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। तो बेस्ट ऑफ द इंडिया होगा वो 150 जो गए होंगे। उनकी जब लिस्ट मिलेगी तब एनालाइज करेंगे कि उसमें वास्तव में इनोवेशन क्या है और किन चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री हैज टू वर्क टुगेदर। इसका मतलब यह है कि शिक्षा मंत्रालय में जो एडवाइजरी कमिटीज है उनमें प्रोफेसर्स नहीं चाहिए, इंडस्ट्री लीडर्स चाहिए। क्योंकि प्रोफेसर्स नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि बाजार में क्या हो रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम जो है, जब तक उनके डिसीजन मेकिंग में प्रोफेसर्स बैठे रहेंगे, आपको क्लर्क ही मिलेंगे, डिग्री बांटने वाले ही मिलेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो हमें अपने फंडामेंटल अप्रोच को बदलना होगा। इसके अलावा जो बड़ी कंपनी है चाइना में, वो सब के सब उस R&D और इंजीनियरिंग सिस्टम से फायदा उठाते हैं जिनमें वो जुड़ा हुआ है। इसीलिए चाइना की इनोवेशन कैपेसिटी हमसे ज्यादा है। फिर बात आती है प्रोडक्टिविटी को लेकर। इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है, बना रहे हैं, जैसा कहा जाता है कि हम जितना एक दिन में बनाते हैं या एक महीने में बनाते हैं, शायद चाइना की कंपनियां एक एक दिन में बना देती हैं। लेस क्वालिटी डिफेक्ट्स, हाई एफिशिएंसी, बेटर टेक्नोलॉजी। अब कस्टमर कहां जाएगा? हमारे पास आएगा या वहां आएगा? हमारे यहाँ पुल नहीं बन पा रहे, जिसको सब दिख रहा है, इंजीनियर्स हैं, पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए। इतना बड़ा पुल दुनिया के सामने बन रहा है, उसमें दिन दहाड़े भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी डिपार्टमेंट को नहीं दिख रहा। और ये सब क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है जिसके इंजीनियर अनक्वालिफाइड हो। सब ने ढंग की डिग्रियां ली हुई हैं और सब ने कंपटीशन एग्जाम पास करके सरकार में आए हैं। उसके बाद हालत ये है कि हमारे इंजीनियर्स को घटिया काम होते दिखता ही नहीं है। उनकी नींद तब खुलती है जब पुल गिर जाता है। ये तो आम आदमी भी देख रहा है। तो फिर इस क्वालिफिकेशन का पर्पस क्या है जो राष्ट्र निर्माण में काम ही नहीं आ रहा? ये फर्क चीन ने बता दिया। सो एजुकेशन रिफॉर्म्स, अगर हम उनकी बात करें, एम्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इकोनॉमी। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, अब उनकी लड़ाई तो अमेरिका से है, वो भारत को नहीं गिनते हैं। भारत इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम ही जबरदस्ती कहते हैं चाइना हमारा कंपटीशन है, वो हमें कंपटीशन में गिनते ही नहीं। वो कहते हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान उनके लिए एक ही कैटेगरी में, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटेंट मैन पावर ही नहीं है। तो क्या करना है उनसे? तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ मिलिट्री पावर और ट्रेड में आगे बढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टैलेंट, इनोवेशन और IPR, फ्यूचर इसी का है। यही फोकस जो है वो चाइना का स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिग्री बांटने की दुकानें नहीं है। मेजर एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम बाय प्रोग्राम। अब क्या है, भारत क्या कर सकता है? मेरा ये सुझाव है कि आप एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाइए, सारी यूनिवर्सिटीज को कहिए वहां पे अपने कोर्सेज डालें और बताएं कि पिछले साल कितने लोगों ने क्या क्या डिग्रियां करी, उनमें से कितनों को कहां कहां नौकरी मिली, किस एवरेज सैलरी पे मिली, और इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस क्या है। और इंडस्ट्री को कहा जाए कि आप वहां पे रेटिंग करो। जब तक हम ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, 360 इवेल्युएशन नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं सुधरेगा। Align education with India's strategic needs. Competency, not degree certificate, is important. आपके पास डिग्री है नहीं चाहिए, काम कर सकते हो, आ जाओ, ये सवाल होना चाहिए। और सारे क्षेत्र, जो टेक्नोलॉजीज और जो सेक्टर्स चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना उनकी तैयारी कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 5 से 10 साल बाद हम वो छोटी छोटी चीजें भी वहीं से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि शायद
वो सस्ती और बेहतर हो। हमारी कंपनीज ना सस्ती बना पा रही है ना बेहतर, क्योंकि हमारे पास ना स्किल सेट्स हैं ना इनोवेशन। ये बात हमें समझनी हो। तो सेक्टर डिजर्व्स सिग्निफिकेंट एक्सपेंशंस जो भारत में हमें देखना चाहिए। बिल्ड सेक्टर स्पेसिफिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हर चीज की जरूरत है, चाहे वो फूड एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। हर चीज में आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाहिए, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं। स्ट्रेंथन इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस। अब इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, मैंने पहला ये कहा कि जितने भी आपके एकेडमिक कोर्सेज की कमेटीज हैं, वहां पे आप प्रोफेसर्स को हटा दीजिए, अपनी अपनी एरिया की इंडस्ट्रीज को वहां बिठाइए, उनको कहिए आप बताइए आपको क्या चाहिए, फिर उसको कैसे 2 साल 3 साल 4 साल में हमें पढ़ाना, फिर वो प्रोफेसर्स देखेंगे। लेकिन कमेटी में स्कोप ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, कौन से स्किल सेट चाहिए, ये प्रोफेसर डिसाइड नहीं करेगा, ये इंडस्ट्री डिसाइड करेगी। इसीलिए जो टॉप कमेटी है, जो रिकमेंडेशन कमेटी है एजुकेशन में, वो लोग होने चाहिए जिनसे हम कह रहे हैं कि ये लोग जॉब दें, ये लोग हमारे बच्चों को नौकरियां दें। अगर आप उनको जोड़ के रखोगे कमेटीज में, उनको पता है कि क्या स्किल सेट चाहिए, तो उनको मैन पावर मिलेगा, तो बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। आप कुछ और पढ़ाओ, एक बेतरतीब डिग्री लेके बच्चा बाजार में घूम रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही। कोई नौकरी क्यों देगा जब उसका स्किल सेट किसी काम का नहीं है, काबिलियत नहीं है। तो ये बात हमें समझनी हो। हम क्या करते हैं, करिकुलम अपडेट होगा जी पिछले 5 साल 10 साल का। चाइना में हर साल 2 से 3 साल में वो रिव्यू करते हैं कि सब ठीक चल रहा है या कुछ बदलना है। हम लोग हर चीज में पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी की जो उम्र है, शेल्फ लाइफ है, वो 6 महीने है। जब तक हम करिकुलम रिव्यू करते हैं और उसको बाजार मतलब यूनिवर्सिटीज में लेके आते हैं, तो उसी समय ही आउटडेटेड हो चुका होता है। तो हम तो हमेशा ही पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमारी रफ्तार स्लो है। इस बात को समझना हो। अप्लाइड रिसर्च की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज बेसिक हो। यूनिवर्सिटीज अगर बेसिक रिसर्च करती हैं तो इंडस्ट्री को उस पर एप्लीकेशंस बनाने चाहिए। हमने देखा एआई में इतने सारे एआई एजेंटिक या जो बाकी जो ऑप्शंस बन रहे हैं, बेस प्लेटफॉर्म वही 3-4 है दुनिया के, लेकिन उस पर जितनी एआई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है वो सब अप्लाइड रिसर्च है। इसको हमें समझना होगा। और साथ ही रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर एजुकेशन, क्योंकि हम खेती की बात कर रहे हैं और किसान परेशान है। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो किसान को तो बेचारे को इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती, इलिटरेसी लेवल वैसे ही है। कम से कम किसानों के पास ऐसे लोग तो पहुंचे जो उनको रास्ता दिखा सके। आज किसान के पास कौन जा रहा है? वही जा रहा है कि मैं बीज बेचता हूं, खाद बेचता हूं, फर्टिलाइजर बेचता हूं। किसान को टेक्नोलॉजी देने के लिए जो एक्सटेंशन वर्कर जाने चाहिए, वो खुद वही चीजें पढ़ रहे हैं जो 40 साल पुरानी। तो क्या नई चीज सिखाएंगे वो बच्चों? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सुधार की जरूरत है। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का काम है, क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्टर के तो बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां तो एग्जाम ही ढंग से नहीं हो रहा, तो वहां पेपर लीक हो रहे हैं। मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा, पिछले 10 साल में मोदी साहब के कार्यकाल में 90 पेपर लीक हुए और चाइना में 0। और कैसे वो इंश्योर करते हैं 0, अगर आपको समझना हो तो मेरा वीडियो देख लीजिए, क्यों चाइना में पेपर लीक नहीं होते, आपको वो भी क्लैरिटी हो जाएगी। कंट्रीज दैट अलाइन एजुकेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी, लेबर मार्केट्स ग्रोज फास्टर। क्या हमारे यहाँ पे चारों मंत्रालयों में समन्वय है? मैं इसीलिए निवेदन पीएमओ को कर रहा हूं, मैं किसी मंत्रालय को नहीं कर रहा हूं। ये समन्वय बनाने का काम पीएम का। सो की लेसन्स जो हमारे लिए हैं, the lesson is that education policy must continuously align with future economic need। इसका मतलब हर 2-3 साल में रिव्यू होना चाहिए। पंचवर्ष योजना का कॉन्सेप्ट भूल जाइए, वो जमाना कोई और था। एआई के जमाने में 2 साल भी बहुत लंबा टाइम। एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, लाइकली टू दोज डेवलपिंग टैलेंट पाइपलाइन विद शॉर्टेज बिकम्स क्राइसिस। आप चाहते हैं भारत में हम विकसित भारत बनाएंगे, एजुकेशन क्या दें? कहाँ है विकसित भारत की रिक्वायरमेंट्स? वो मैप कहाँ है कि विकसित भारत कैसा होगा, और फिर उस विकसित भारत के लिए कैसे कैसे टैलेंट चाहिए होंगे, और फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा,
आपने कहीं ये विकसित भारत का मैप देखा है? जैसे मेक इन इंडिया एक स्लोगन बन के रह गया था, उसका एक्शन प्लान नहीं दिखा। इसी तरह से विकसित भारत एक स्लोगन बन रहा है, उसका एक्शन प्लान नहीं दिख रहा। यही चिंता की बात है। So China has recognized this challenge and restructuring universities accordingly. चाइना को पता है कि अमेरिका से झगड़ा है, अमेरिका से कंपटीशन है, भारत से नहीं है। तो जब उनका कंपटीशन अमेरिका है तो उनको तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा कंपटीशन कौन? हम अपने आप कहते हैं हम चाइना से कॉम्पीट कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वियतनाम भी हमसे आगे, कोरिया हमसे आगे, जापान आगे, थाईलैंड आगे, मलेशिया आगे। हम कॉम्पीट करते हैं अक्सर पाकिस्तान से या थोड़ा बहुत बांग्लादेश से। हम श्रीलंका को घेर लेते हैं। सारे सार्क कंट्रीज और सारे जो हमारे कंपटीशन में सार्क आ जाता है, जितने ब्रिक्स नेशन है वो टेक्नोलॉजिकली हमसे आगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये समझना जरूरी है। इसीलिए पहले राउंड में अगर मैं ये कहूं कि चाइना ने सारे देशों को मैन्युफैक्चरिंग में छोड़ दिया और सेकंड राउंड जो डेवलपमेंट है उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन में चाइना कमांड लेने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि भारत कब जागेगा, क्योंकि जब तक भारत नहीं जागेगा तब तक मुश्किल है। और यही कारण है कि हमें अपनी शिक्षा नीति को राष्ट्रीय एजेंडा के साथ देखना पड़ेगा। और यही कारण है कि चाइना ने 12,000 कोर्स बंद कर दिए कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, कोई नौकरियां नहीं देने वाला इन कोर्सेस में। हमारे आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कौन कौन सी डिग्री में नौकरियां मिल रही हैं। ग्रेजुएशन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो बीए, एमए, ये वो आप 50 डिग्रियां कर लो ताकि सरकारी नौकरी मिले। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिग्रीज की कहीं जरूरत नहीं। इस बात को समझना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो चाइना ने काम किया क्या वो सही है या जो भारत कर रहा है वो सही है? आप मेरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि राष्ट्र हित में क्या है। चाइना जिस तरह से एजुकेशन रिफॉर्म कर रहा है वो जरूरी है या हम विश्व गुरु बन चुके हैं, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। विश्व गुरु को चुनौती चाइना दे रहा है, ये बात हमें समझनी है। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, दोस्तों में चर्चा करेंगे, जो शिक्षा से संबंधित लोग हैं वहां तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। अपने कमेंट्स लिख के पहुंचाइए और जो इस पर कमेंट बॉक्स है वहां लिखिए कि भारत के लिए नीति क्या होनी चाहिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।